मैं आपका अपना दोस्त अवनीश चौधरी। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सीरीज नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आपके 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रह गए थे। तो हम इस सीरीज के अंदर वो 4 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, आपको कराने वाले हैं। तो बच्चों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी। देखो, यही आपको लिखना है कि लोकतंत्र क्या है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, देखिए क्या है, आप लोगों को ऐसे पता है कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है बच्चों, कि लोकतंत्र पूरा का पूरा जिम्मेवार कौन होती है, सरकार होती है। बट कैसे होती है, पहले हम ही लोग सरकार को वोट देकर जिताते हैं, उसके बाद सरकार बनती है और फिर वो हमारे हितों के लिए काम करती है। तो आपको सिर्फ बहुत बड़े पॉइंट नहीं लिखने हैं, केवल छोटे छोटे 3 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्या है, उत्तरदायी सरकार। मतलब क्या है, जो सरकार आपको उत्तर देने के लिए बनी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको वोट देके जिताया होता है। अगर सरकार गलती से कोई गलत काम करती है या कोई आपने उनको शिकायत दर्ज करी है और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया हो, तो क्या कर सकती है वो सरकार, आपको उत्तर देने के लिए सक्षम होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई घटना हमारे इंडिया के अंदर होती है तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, यानी प्रेस को बुलाकर या प्रेस जाकर उन चीज़ों को क्या करती है, आपको दिखाती है। ठीक है, बट उसमें क्या होता है पॉइंट, कि सरकार की या सरकारी अधिकारी आकर उनके जो सवाल जवाब होते हैं उनका क्या करते हैं, कंसर्न कराते हैं या उनको बताते हैं कि हम इस चीज़ में ये कदम उठाने वाले हैं या ये हम कदम उठा चुके हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। आपको 2 पॉइंट लिखने छोटे बना के, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जिम्मेदार सरकार। कहने का मतलब, अगर जो भी घटना, किसी प्रकार की घटना हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ती है। जैसे आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में जाओ, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत से टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए जाते हैं। तो जब घूमने के लिए जाते हैं ना, तो सरकार ही उनकी जिम्मेदारी लगती है कि आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू ना हो। अगर रास्ते में घटना हो गई तो आपको वहाँ से निकालना, या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उन सब चीज़ों में क्या करती है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। जैसे आपके घर में शादी है बेटी की, ठीक है, आपको पैसे की कमी है, अगर आप गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, यानी आपकी जिम्मेदारी वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे निभाएगी। ठीक है, इसके बाद वैध सरकार यानी वैलिड सरकार। देखो, सरकार तो बहुत टाइप की होती है। ठीक है, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पर कालाबाजारी भी होगी। ठीक है, उसके बाद घूसखोरी भी होगी। ठीक है, रिश्वतखोरी भी होगी। ठीक है, मतलब बहुत टाइप के क्या होंगे, आपके कंसर्न वहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसी सरकार जिसको जनता वोट देकर जिताती है उसे वैलिड सरकार बोलते हैं। ये 5 साल के लिए क्या होती है, वैलिड होती है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो कितने साल के होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, जिताता कौन है, इसमें पॉइंट लिख देना आप कि 18 साल से, जो 18 साल के युवक जिनका पहचान पत्र होता है वो वोट देकर एक वैलिड सरकार क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप डिफाइन कर लेना। बाकी देखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 नंबर में है। अगर आप 2 पॉइंट इसमें लिख देंगे तो आपको क्या होगा, ये आंसर जो है खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है बच्चों, देखो, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाओ। यानी उपभोक्ता आंदोलन, यानी जो हमारे यहाँ कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, यानी जो उपभोक्ता है, उनको क्या हुआ कि जो सामान था उसमें भारी मिलावटों का सामना करना पड़े। जैसे आप लोग जानते हैं, आज की डेट में भी आप लोगों ने पहले भी कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर कालाबाजारी क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। यानी जो उसका रेशो है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसका रेशो अगर 95:5 का, यानी 95% वो प्योर होनी चाहिए एंड 5% आप केमिकल का यूज कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर इस रेशो में क्या था बच्चों, कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, यानी क्या कर रहे थे कि 80, 75, 65 रेशो पाया गया जो प्योरिटी का, जबकि ये 90-95% होना चाहिए था। एंड उसके बाद जो ये बाकी जो रेशियो है मिलावट का बन गया। ठीक है, इससे क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लग गई। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो क्वालिटी घटती चली गई। इसलिए क्या हुआ, इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। देखेंगे कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर बनेंगे बच्चों। तो पहला पॉइंट है, पहले मैं सिर्फ कर देता हूँ क्योंकि मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा आपको।
जो बच्चों पहला पॉइंट है वो क्या लिखा है, उपभोक्ता का असंतोष, यानी जो कंज्यूमर है वो जो प्रोडक्ट उसने लिया उसे यूज करने के बाद उसे क्या हुआ, उसे क्वालिटी नहीं मिली, यानी क्वालिटी नहीं मिली। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं और आपको मजा नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, वहां की बुराई करते हैं। ऐसे ही क्या होने लग गया, उपभोक्ता ने जो भी सामान खरीदे उसको क्या होने लग गया, असंतोष होने लग गया, यानी वो खुश नहीं हुआ उसे यूज करने के बाद। पॉइंट नंबर 2 है बच्चों, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण से बचाने के लिए किसी कानून का ना होना। देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि पहले के जमाने में कोई कानून नहीं हुआ करते थे, वो तो जब हमारा जो देश है ना जब आजाद हुआ तो उसके बाद हमारा वो कानून की आवश्यकता पड़ने लग गई, तो उसके बाद कानून का क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लग गया। जैसे आपको बताऊं मैं, जो इसका आंदोलन की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी वो 1960 में होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इसे लागू करते 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 1970 में क्या हुआ, इस पे काम किया गया, इसको डेवलपमेंट करने में यानी इसको डेवलपमेंट करने के लिए सोचा गया। यहाँ पर क्या करा, इन्होंने डेवलपमेंट कर दिया इन कानून को। बट जो प्रॉपर जो सिद्धांत इसके आने शुरू हो गए वो 24 दिसंबर 1984 में क्या हुआ, इसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया गया कि भाई अब जो है ना प्रॉपर जो हम आज की डेट में क्वालिटी वगैरह यूज कर रहे हैं, हालांकि वो तो अभी के हिसाब से है, बट उस समय सबसे बेस्ट जो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट आने शुरू हो गए थे मार्केट में, इसके बाद से आने शुरू हो गए थे। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आज हमारे को कोई दिक्कत आने शुरू हो जाए तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह चले जाते हैं, या मतलब और भी बहुत सारी चीजें हम केस कर सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बट इस डेट के बाद से क्या होने लग गया, इस सन के बाद वो ये जो मिलावटों का सिलसिला था ये काफी हद तक क्या हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। देखो मिलावट तो इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारी चीजों में है, ठीक है, बट जो पहले ही बिल्कुल अति कर दी थी क्योंकि उस समय कानून नहीं था, ठीक है, कोई देखा नहीं था कि भाई ये है, या शिकायत भी करनी है किसी से तो कोई मतलब नहीं था। बट इसके बाद से क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उसके ऊपर क्या करा गया, उसमें डेवलपमेंट किया गया, ठीक है बच्चों। और इसको जो नाम दिया गया उसको क्या बोला गया, कोपरा। क्या बोला गया, कोपरा। ये कोपरा के नाम से ही प्रसिद्ध है। एक नंबर पे पूछ सकते हैं आपसे कि कोपरा से आप क्या समझते हैं, तो कोपरा का मतलब होता है कि कोपरा की शुरुआत कब हुई थी, 24 दिसंबर 1984 में हुई थी। और इसकी शुरुआत जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना उसको डेवलपमेंट करने के लिए करी गई थी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोपरा बोलते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी। देखो क्या है कि जो पोषण के लिए हमारे को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि हमारे को बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, कैल्शियम वगैरह चाहिए होता है, तो उन सब चीजों की क्या होने लग गई, कमी होने लग गई, जिससे कि क्या होने लग गया कि हमारा जो ह्यूमन की बॉडी का जो विकास और डेवलपमेंट था बॉडी का वो रुकना शुरू हो गया। देखो मैं बॉडी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उनको भी डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी में कमी आनी शुरू हो गई थी। अगला पॉइंट है जमाखोरी, यानी होने के बाद भी वो चीजें मार्केट में नहीं देना, महंगे रेट पे देना। जैसे मान लो आपको पता है अच्छे से कि कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, किसी ने पहले से स्टोर कर लिया तो क्या करेगा, वो अपने मर्जी के हिसाब से क्या करेगा, उसको बेचना शुरू कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जमाखोरी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, कालाबाजारी, यानी मार्केट के अंदर रेट के ऊपर से किसी सामान को बेचना या उसको ब्लैक में बेचना। यानी सपोज करो आपने देखा होगा दलाल वगैरह बैठते हैं, ठीक है, एजेंट्स बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, तो एजेंट्स वगैरह बैठते हैं तो क्या करते हैं वो टिकटों की ब्लैकिंग करनी शुरू कर देते हैं किसी की भी। जैसे रेलवाई है, ठीक है, टीटी है, आपका टिकट कंफर्म हो जाए ना, टीटी को पैसे दो, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, आपको बैठ के कहेगा आप बैठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो होगी मैं अपने आप देख लूंगा, तो उसे क्या बोलते हैं, कालाबाजारी बोलते हैं। इंडिया के अंदर ये सब चीजें आज भी अवेलेबल है, जमाखोरी भी अवेलेबल है, कालाबाजारी भी अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 6 है लास्ट पॉइंट में, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। देखो आप लोग जानते हैं केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, हमें क्या करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट करके क्या करते बेचना शुरू कर दिया। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर गली मोहल्ले राशन की दुकान होती है, ठीक है, तो वो क्या करते थे बच्चों कि जैसे मान लो जो पुअर क्लास है वो तो राशन ले गई, बट जो हाई क्लास और मिडिल क्लास लोग थे वो राशन वगैरह तो नहीं लिया करते थे, तो क्या करता था उन सबको जमा करके और उसमें मिलावट करके चीजों को वो अच्छे रेट पर मार्केट के अंदर बेचता था, जिससे कि उसको क्या बोलते प्रॉफिट हो जाता था। तो उसे ही बोलते हैं गवर्नमेंट में घोटाला, यानी गवर्नमेंट तो अपना काम पूरी तरीके से कर रही है, बट जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है ना आदमी, वो क्या कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, घोटालेबाजी कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं इन सबको देखते हुए क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करी गई, ठीक है। इसके विकास के कारण भी यही थे। आप ये 4-5 पॉइंट लिख के आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने आपको पहले बताया है कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, बट ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है।
प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है समझाइए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो कोई घटना हो गई है तो किन स्टेप्स का हमें फॉलो करना चाहिए हम वो सीखेंगे आज इस क्वेश्चन के अंदर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मैक्स टू मैक्स टाइम रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। मैं आपको इसके पॉइंट लिखवाऊंगा, बताऊंगा, इसको ऊपर डिफाइन आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनेज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने क्या लिखा है, DRABC प्राथमिक सर्वेक्षण प्रक्रिया के चरणों के लिए संक्षिप्त रूप है जिससे प्रत्येक प्राथमिक उपचारकर्ता को तब पूरा करना चाहिए जब वह शुरू में किसी घटना का सामना करते हो। देखो क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट होगा तभी तो आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट थोड़ी दोगे। ठीक है, उसी टाइम दोगे। अब मान लो आपका एक दोस्त है, अब ये थोड़ी उसके मजे मजे में तुम जो है उसे ब्रीदिंग करना शुरू कर दोगे और उसे ट्रीटमेंट करना शुरू कर दोगे, पट्टी मारना शुरू कर दोगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक्सीडेंट हो तो हम उसका जायजा करने के बाद, ठीक है, उसको चीज़ों को परख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और किस तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इन सब चीज़ों का जो आपका DRABC है इसका कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि फुल फॉर्म बनेगी आपकी DRABC की, आपको वो भी पता होनी चाहिए। देखो क्या है, D का मतलब डेंजर, खतरा। आप स्थिति का जायजा करोगे पहले कि भाई वहाँ चलो मान लो खाई से गाड़ी गिर गई। ठीक है, अब खाई से गाड़ी गिर गई तो खाई के मतलब नहीं जाओगे। ठीक है, पहले आप जायजा करोगे कि मैं वहां जाके उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो आप जाओ जाके उनकी हेल्प करो, बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 108 या जैसा अगर गाड़ी खाई वगैरह गिर गई है तो आप क्रेन वगैरह मंगा के उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले आपको किसका ध्यान रखना है, खतरा यानी डेंजर का ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ छाप के आ जाएंगे, उसके पैराग्राफ नहीं छापना। आपसे यहाँ पर सिर्फ पॉइंट पूछा है कि DRAB से क्या तात्पर्य है, यानी हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने का तरीका यही है कि ये 4-5 लेटर्स हैं जिनके बारे में आपको लिखना है, इनके बारे में एक लाइन डिफाइन करनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पैराग्राफ लिख के आएंगे तो केवल आपको 1 मार्क्स देकर टीचर छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, तो डेंजर समझा दिया मैंने आपको। अगला रिस्पॉन्स, जब आप पीड़ित व्यक्ति के पास यानी जो आपका मरीज है आप उसके पास पहुंच जाओ तो आप देखो कि वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मान लो वो डैडी हो गया बिल्कुल ही, आप उसे कह रहे हो हाँ भाई क्या हाल है, हिला हिला के पूछ रहे हो तो क्या बेनिफिट है, वो तो खत्म ही हो गया ना। तो पहले आप जायजा ये लो कि वहां जाके कि क्या वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है, देखो अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो आप क्या पकड़ाएगा, ठीक है, या पैर हिलाएगा या आपको हाथ मारेगा, मतलब किसी तरह से रिस्पॉन्स करे तब जाके आप क्या करें, उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर वो डेथ हो गया है या डेथ हो गई है उसकी तो फिर तो आप एम्बुलेंस को फोन करके ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका पार्ट है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अगर कर रहा है तभी आप उसकी हेल्प करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर आप उसकी हेल्प ना करें, जैसे हैं उनको एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस के हवाले छोड़ दें। ठीक है बच्चों, या आप पुलिस स्टेशन फोन करके 100 नंबर पर कॉल करके भी उसको क्या कर सकते हैं, पुलिस के बता सकते हैं कि सर ऐसे घटना हो गई है और यहाँ पर एक ऐसे मरीज पड़ा है जिससे कि आप भी सेफ जोन में रहेंगे। हालांकि पहले के जमाने में क्या था कि जब आप किसी को अस्पताल के अंदर एडमिट कराया करते थे तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुआ करती थी। ठीक है, आज की डेट में ये कानून भी भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। अगर आप किसी पेशेंट को उठाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो, कौन हो, क्यों हो। ठीक है, आपने आपका काम था कि आपने पेशेंट को उठाया, उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ठीक है, बाकी काम वो करेगी, गवर्नमेंट करेगी, पुलिस करेगी अपने आप। ठीक है ये रहे। ठीक है भाई हमारे सबसे पहले आप देखो कि जो व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, अब 2 चीज आज करेंगे, तीसरी करेंगे कि वो व्यक्ति जो पीड़ित है उसे प्रॉपर सांस आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, यानी सांस को अंदर बाहर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो चीज आपको चेक करनी। क्योंकि देखो अगर सांस आ रही होगी तो तभी तो आदमी जिंदा है ना, अगर सांस नहीं आ रही तो वो तो डेथ ही हो गया, ऑलरेडी खत्म ही हो गया। ठीक है कहानी, तो आप चेक करेंगे कि भाई उसको क्या सांस आ रही है। ठीक है, सांस आ रही है तो फिर हम अगली कार्रवाई क्या करेंगे, ब्रीथिंग। ठीक है, श्वसन देखेंगे कि जो उसका जो प्रैक्टिकलिटी है कि वो बिल्कुल उसके प्रॉपर जो अंग्स वगैरह हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट डाल सकते हैं आप, उसका जो ये खून वगैरह है देखेंगे कहीं से मांस मुक्त नहीं फटा या और जो चीजें हैं उन चीजों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो खून का प्रवाह है, देखो क्या होता है कभी हम जब बड़ी जगह से गिर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, या कहीं से मांस फट जाता है, हड्डी टूट जाती है, पैर टूट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, सर्कुलेशन करना शुरू कर देता है।
तो हमारा जो ब्लड है हम देखेंगे कहीं से ब्लड हमारा निकल तो नहीं रहा है बॉडी से। अगर निकल रहा है तो किसी भी रुमाल या कपड़े की मदद से क्या कर सकते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर कि जैसे कपड़ा बांध के उसके खून को वहाँ पर बांध दिया, पट्टी बांध दी उसको पट्टी की तरह, और ताकि उसको खून जो है कम हो जाए। आप जैसे घर में करते होंगे अपने कि मान लीजिए अगर आपको खून वगैरह निकल रहा है तो क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा फाड़ के अपने हाथ में बांध लेते हैं। इससे क्या होता है, खून जो आपको कम निकलता है यहाँ पर। तो ये जो 5 स्टेप है आपको यही लिख के आना एग्जाम के अंदर। अगर आप वो सब भूल भी जाओ तो केवल आप ये लिख के और ये अगर ये लिख के आ रहे हो आप, और इसके बारे में केवल एक ही लाइन लिख के आ रहे हो कि डेंजर का मतलब क्या होता है। आपको पता है डेंजर यानी खतरा होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे, नहीं उसका छेड़खानी करेंगे। एयरवे क्या उसको जो है आ रही है, अगर उसको सांस नहीं आ रही है तो फिर आप जो है उसको वहाँ पर नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सांस रुक गई तो आदमी खाली खत्म ही हो गई, ठीक है। श्वसन, ठीक है। ब्रीदिंग क्या उसको आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई फिर जो है आप सिलेंडर वगैरह या किसी की हेल्प लेके ब्रीदिंग करा सकते हैं। सर्कुलेशन, ठीक है। ये सब सर्कुलेशन बताइए आपको कि चेक करना है कि बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 4-5 पॉइंट में 4-5 लाइन अगर लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स ही यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है बच्चों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। संचार योजना के विषय में बताइए। संचार का मतलब क्या होता है कि जिन माध्यमों से हम किसी चीज का लाइव टेलीकास्ट या ऑडियो या वीडियो के माध्यम से उन चीजों को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जब कोई भी इंसिडेंट हमारे इंडिया के अंदर होता है या कहीं किसी वर्ल्ड में होता है तो आप लोग देखते होंगे कि न्यूज के माध्यम से, आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज के माध्यम से पुलिस बाद में पहुंचेगी, डीएम बाद में पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगी, मीडिया पहुंचेगी। और मीडिया आपको क्या करेगी, वहां का जो स्थिति जायजा होगा उसका क्या करेगी, लाइव टेलीकास्ट करेगी, संचार करेगी। बट इसके अंदर सत्यता होनी चाहिए, यानी पूरा का पूरा 100% सच होना चाहिए। अगर आप झूठ टेलीकास्ट करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा या आपको जेल भी हो सकती है। जैसे सपोज करो अभी कोरोना काल था तो कोरोना काल के आंकड़े चल रहे थे, तो क्या हो रहा था, बहुत सारी मीडिया कुछ आंकड़े दिखा रही है, कोई मीडिया कोई आंकड़े दिखा रही है। तो क्या है कि सत्यता होनी चाहिए। झूठ अगर आप टेलीकास्ट कर रहे हैं चीजों को तो आप डाटा मार्केट में चल नहीं पाओगे, क्योंकि लोग समझदार हैं। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप कुछ भी झूठ बोलते हैं या आपको कुछ भी गलत पढ़ाते हैं समझाते हैं तो भाई आप ही नहीं, मार्केट में 10 लोग और बैठे हैं, अगर कहीं और से बात आएगी तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सरकार क्या करती है, रेडियो के माध्यम से भी आपको, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कि रेडियो वगैरह का ज्यादा यूज है। वैसे तो देखो मोबाइल आज की डेट में हमारे घर के अंदर चाहे गाँव चाहे शहर हो, बट जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं वो आज भी रेडियो वगैरह दूरदर्शन वगैरह का क्या करते हैं, न्यूज देखकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं, या कोई भी अगर न्यूज चाहिए होती है तो वहीं से उसको क्या करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो पॉइंट आप बना के समझ ले सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एक आपदा संचार योजना में आपदा स्थिति में सूचना देने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और प्रतिक्रिया और रणनीतियों की रूपरेखा होनी चाहिए, यानी प्रॉपर एक चीज का सोल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कितने लिखोगे, आगे बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, इसका जो अध्यक्ष होता है, पहले मैं सिर्फ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति या योजना का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आपको डिफाइन करना है अपने आप अच्छे से। अगर कोई भी हमारे देश के अंदर कुछ भी कोई भी कांड या कोई भी कांड हो रहा है तो पहले वहाँ का मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या करेगा, प्रधानमंत्री उन चीजों को क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये वाली समिति है ये किसके अंदर में चलती है, प्रधानमंत्री के अंदर में चलती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसकी शुरुआत सन 2005 में करी गई। किसमें, सन 2005 में करी गई, यानी सन 2005 से क्या है, इस समिति के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग, क्योंकि मैं आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और आपको जो नेक्स्ट सीरीज आपकी होने वाली है वो 4 नंबर की होने वाली है, तो हम उसको जो है कल आपके लिए डाल देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ।